हेलो मैथ्स लवर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम MPPSC द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2017 का सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्यूशन दे चुके हैं। तो आज हम 51 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमें दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ AB की रैंक 5 है, तो हमें कंक्लूड करना है। तो रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, इसके लिए एक फार्मूला होता है, दिस इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ B। जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसकी रैंक हमेशा जो रैंक A की होगी और रैंक B की होगी, उनमें से जो छोटा होगा उससे भी कम या बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो रैंक दी है ये 5 दी है, तो दिस इज़ लेस देन और इक्वल मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A रैंक ऑफ B। मीन्स कि जो रैंक ऑफ A है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो जाएगी, और रैंक ऑफ B भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये एक रिज़ल्ट है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज रियल होते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं अगर इनका हम ट्रांस कॉन्जुगेट लें, A स्टार क्या है, इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, उसके बाद कॉन्जुगेट ले, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो अगर ये मैट्रिक्स A के बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं कि ये जो मैट्रिक्स A है वो क्या है, हर्मिशियन है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो ऑलवेज रियल नंबर होते हैं। तो जो ऑप्शन है 2 वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेट्रिक स्पेस में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो देखते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, ये ऑलवेज ओपन रहेगा। फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ओपन रहता है। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, ये भी क्लोज रहेगा। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। हमें कौन सा ढूंढना है, फॉल्स ढूंढना है। यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज़ एन ओपन सेट, ये भी ट्रू है। तो तीनों ऑप्शन ट्रू है, हमें कौन सा ढूंढना है, फॉल्स ढूंढना है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा अपने आप ही। यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट, जो यूनियन होता है आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट वो ज़रूरी नहीं है कि क्लोज्ड सेट हो जाए। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 4th हो जाएगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और उसका आइगन वैल्यू हम पूछ रहा है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल अगर हम लें ABC और 0 DE 0 0, ये आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसका ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे कि जो आइगन वैल्यू है ADF हो जाएगा। तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, उसके आइगन वैल्यू हमेशा एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इनर प्रोडक्ट अगर कोई स्पेस है तो उससे हमें इंड्यूस्ड नॉर्म बनेगा, और इंड्यूस्ड नॉर्म हमेशा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। तो ये आपका रिलेशन करेक्ट हो जाएगा। तो 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी लीनियर ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में और लैम्डा कोई कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है T की, तो ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू रहता है। डिटर्मिनेंट ऑफ T माइनस लैम्डा I इज इक्वल 0। इसी रिलेशन से हम आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। और इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही हमारा आइगन वैल्यू निकलता है। तो ऑप्शन आपका 3rd ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट से रिलेटेड है। तो हमें पता है कि साइन जो
एक्स फंक्शन होता है या साइन थीटा फंक्शन होता है वो क्या है, वो बाउंडेड फंक्शन होता है। और यहाँ पर बाउंडेड फंक्शन होता है, ठीक है। फॉर ऑल थीटा साइन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल 1। तो आपका ये जो लिमिट है y, ये जैसे ही x एंड y टेंड करेगा 0 की तरफ, तो y यहाँ पर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये y कहाँ 0 की तरफ टेंड कर रहा है। और साइन 1/x क्या है, ये आपका बाउंडेड है, तो ये जो लिमिट है आपकी 0 को पहुँचाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 58 ये आपका जैकोबियन से रिलेटेड है। तो 3 फंक्शन दिए हुए हैं, तो अब जैकोबियन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम लेते हैं, लेकिन आप इस फार्मूले से जो जैकोबियन डिफ़ाइन होता है उससे आप निकाल सकते हैं डेल एक्स बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल आर, डेल जेड बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल थीटा, डेल जेड बाई डेल थीटा, डेल एक्स बाई डेल फाई, डेल वाई बाई डेल फाई, डेल जेड बाई डेल फाई, इसका डिटर्मिनेंट आएगा। और इन सब की वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा r² साइन थीटा के बराबर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये बी ट्रू हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में। एक फैमिली है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, तो इसमें पूछ रहा है कि ये सेट ई में कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है किसी सेट ई में, तो ये कब अलजेब्रा रिप्रेजेंट करेगा। तो अलजेब्रा के लिए हमारा क्या होता है, वो वेक्टर स्पेस की, यानी कि उसमें एडिशन, 2 एलिमेंट का एडिशन डिफाइन हो, 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट डिफाइन हो और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन हो। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती हैं तब जाके वो अलजेब्रा बनता है। तो ये ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका a दिया है और a की पावर 2018 की वैल्यू पूछ रहा है। आप यहाँ पर a² कैलकुलेट करें, तो a² कैलकुलेट करेंगे तो 100 माइनस 1 और 100 माइनस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसलिए a की पावर 2018 इज इक्वल a² पावर 109। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और a² कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसकी पावर आप कुछ भी करें हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है जो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है और उससे हमें सिग्नेचर और इंडेक्स निकालना है। तो इंडेक्स और सिग्नेचर की जो डेफिनीशन होती है, इंडेक्स कैसे डिफाइन होता है, इंडेक्स डिफाइन होता है, इंडेक्स इज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़, ठीक है। और सिग्नेचर कैसे डिफाइन होता है, सिग्नेचर डिफाइन होता है डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज, ये डेफिनीशन होती है। तो इस डेफिनीशन से हम निकालेंगे। तो अगर ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसका जो एसोसिएटेड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो इस टाइप से हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 1 1 डॉट 1, ये पीएथ आपकी है, पीएथ रो है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -1 -1 और लास्ट में आपका -1। आपके यहाँ से आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स है आपकी R क्रॉस R की मैट्रिक्स है, ठीक है। और
इसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव टोटल इसमें आइगन वैल्यू कितने हैं, डायगोनल एलिमेंट आप देख सकते हैं इसके, बाकी यहाँ पर सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, नीचे भी ज़ीरो है, डायगोनल में या तो 1 है या तो -1 है, और इसमें टोटल आर एंट्रीज़ हैं और इनमें से पी एंट्रीज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो आपका जो इंडेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू। तो पॉजिटिव आइगन वैल्यू की संख्या कितनी है, ये टोटल है 1 से लगाकर यहाँ तक p तक है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको पॉजिटिव आइगन वैल्यू मिलेंगी और इसकी संख्या p हो जाएगी। और टोटल आइगन वैल्यूज़ r हैं तो r माइनस p कर देंगे तो ये है नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज़। तो अब सिग्नेचर डिफाइन करना है, सिग्नेचर कितना हो जाएगा, p माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू, तो r माइनस p हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2p माइनस r। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 63 में आते हैं। तो ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, कोई इसमें इशू नहीं है कि डुअल स्पेस किसी भी नॉर्म स्पेस का हमेशा कंप्लीट होता है, कंप्लीट नॉर्म स्पेस होता है, मीन्स कि वो बना के स्पेस होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। किसी भी नॉर्म स्पेस का जो डुअल है वो हमेशा कंप्लीट होता है और कंप्लीट नॉर्म स्पेस को ही बना के स्पेस बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 64 में। तो एक इनर प्रोडक्ट दिया हुआ है और जो इंड्यूस्ड जो डिस्टेंस है मेट्रिक है उसके बारे में पूछ रहा है कि जो इंड्यूस्ड मेट्रिक होती है इनर प्रोडक्ट से, तो ये ऑलवेज ट्रू होती है मेट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में। ये भी ऑप्शन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। जो इंड्यूस्ड मेट्रिक होती है इनर प्रोडक्ट से वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये आपका मेट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में ये आपका सही नहीं है, ये आपका गलत है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा होता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट है। तो आपको नॉट करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है विच इज़ नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट जो डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है और आपको ये एक लीनियर सिस्टम दिया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है। तो इससे पूछ रहा है कि देन सिस्टम हैज़ सॉल्यूशंस, ऑप्शन दिया हुआ है। इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करें तो Ax इक्वल टू 0 है, जहाँ पर A का डिटर्मिनेंट 0 है। तो ऑब्वियसली A का डिटर्मिनेंट 0 है तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है मोर देन 2 सॉल्यूशंस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड में कह रहा है कि 1 ट्रिवियल एंड 1 नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जबकि ये ट्रू नहीं है। ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, लेकिन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी इनफाइनाइटली मैनी होंगे। ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ओनली 1 ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 दिया है, इसके लिए इनफाइनाइटली मैनी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एनालिटिक फंक्शन हमेशा इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन हमेशा कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसी से हमारा आ जाएगा कॉशी-रीमान इक्वेशन से। तो कॉशी-रीमान इक्वेशन क्या है कि अगर कोई फंक्शन f इक्वल टू यू प्लस आई वी है, तो जो कॉशी-रीमान इक्वेशन है वो ये है ux इक्वल टू बी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये दो इक्वेशन को ही बोलते हैं कॉशी-रीमान इक्वेशन। तो अब देख सकते हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका कॉशी-रीमान इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिफाइंड ऑन C इज n। अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके एग्जैक्टली n जीरोस होंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा।
ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्रॉस रेशियो से। तो इसको अगर कैलकुलेट करने के लिए आप चाहेंगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप ये रिज़ल्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि क्रॉस रेशियो 4 नंबर का जो क्रॉस रेशियो है, अगर वो रियल नंबर होता है, ठीक है, तो वो सर्किल में लाई करता है। क्रॉस रेशियो से रिज़ल्ट है कि अगर ये Z1, Z2, Z3 और Z4 किसी सर्किल में हो, लाइज ऑन अ सर्किल, तो इन सब का जो क्रॉस रेशियो होता है, देन क्रॉस रेशियो ऑफ Z1, Z2, Z3 एंड Z4 ये एक रियल नंबर होगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सी हो जाएगा। ये कन्फॉर्मल मैपिंग से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोई भी एनालिटिक फंक्शन है और किसी पॉइंट पर अगर उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 नहीं है तो f कन्फॉर्मल मैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये एक रिज़ल्ट है जिससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब AD माइनस BC नॉन ज़ीरो हो जाए। तो ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की या बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि इस फॉर्म में कोई भी जो रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन वो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अगर AD माइनस BC की इक्वल 0 नहीं है तो। नेक्स्ट 72 में कोई भी इंटायर एनालिटिक फंक्शन हमेशा उसके पास एक पावर सीरीज एक्सपेंशन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आइसोलेटेड सिंगुलर Z इक्वल टू A इज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि Z इक्वल टू A रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाए, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एफ जेड इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी AN Z माइनस A पावर N। इसको आप लिखें अगर तो ये हो जाएगा डॉट डॉट माइनस A2 अपॉन Z माइनस A पावर 2 माइनस प्लस A1 Z माइनस A प्लस A0 प्लस A1 Z माइनस A प्लस A2 Z माइनस A का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये आपका इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो जो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है उसको लाने के लिए क्या होना चाहिए कि जो नेगेटिव पावर हैं Z माइनस A की जो नेगेटिव पावर हैं वो सारी क्या होना चाहिए, उनका जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाना चाहिए, तब ये आपका Z इक्वल टू A रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगी। तो मीन्स इसका क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि जो आपके ये आपके नेगेटिव है A2 माइनस A माइनस और A0, ठीक है, A माइनस अपॉन Z माइनस A, ठीक है, A माइनस 1 अपॉन Z माइनस A, ठीक है। तो ये आपका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। अगर यहाँ पर जो नेगेटिव कोफिशिएंट है A माइनस 2, A माइनस 1, A माइनस 3 यहाँ पर आएगा, A माइनस 4, ये सारे की वैल्यू 0 हो जाए तो जो Z माइनस A की निगेटिव पावर है वो इस लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से हट जाएगी और उस केस में ये क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू A रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगी। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि AN इक्वल टू 0 हो जाए जब N की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, N इज़ लेस दैन इक्वल टू -1, उस केस के लिए क्या हो जाएगा, सारे जो Z माइनस A की जो नेगेटिव पावर है वो सारे के सारे रिमूव हो जाएगी और उस केस में Z इक्वल टू A रिमूवेबल सिंगुलरिटी उसके पास हो जाएगी। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ये f अगर नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है। ओपन मैपिंग क्या होती है, ओपन मैपिंग
थ्योरम ये होती है कि कोई भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तो ओपन सेट को हमेशा ओपन सेट पे भेजेगा। तो अगर ये एनी ओपन सेट, कोई भी यू ओपन सेट है तो जो उसकी इमेज है वो भी ओपन हो जाएगी। ये ओपन मैपिंग थ्योरम कहलाती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड हो जाएगा। एक फंक्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालना है इस रीजन में। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। कैसे? हमें मालूम है कि अगर 1/1 माइनस ए, ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, अगर 1 माइनस ए पावर -1, जहाँ पर मॉड ऑफ ए लेस दैन 1 है तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इसके बराबर हो जाता है। तो हम इसको यूज़ करते हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालने के लिए। जो फंक्शन दिया है वो दिया 3z माइनस जेड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम z को कॉमन करें तो ये हो जाएगा, z कॉमन हो जाएगा तो 3 माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 3 को भी बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1/3z और 1 माइनस z/3। अब आप देख सकते हैं कि जो a है, मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ z/3, इसकी वैल्यू लेस दैन 1 हो जाएगी। जो ये रिलेशन दिया हुआ है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसकी हेल्प से मॉड ऑफ z/3 की वैल्यू लेस दैन 1 हो जाएगी। तो अब हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं इस बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। और ये क्या हो जाएगा, 1/3z और पावर 1 माइनस z/3 की पावर -1, और ये कितना हो जाएगा 1/3z इंटू, इसे लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z/3 पावर n। और जैसे ही 3z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और z की पावर n-1/3 की पावर n+1। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3n है, तो n3n+1 हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी और यहाँ पर z की पावर एक घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप z से डिवाइड करेंगे तो पावर n है तो n-1 हो जाएगी। तो जी आपका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ये बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उससे पूछ रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो देखते हैं इसको। जो नंबर है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, तो 1 माइनस आई हो जाएगा, 1 माइनस आई, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, दिस इज इक्वल 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। आई स्क्वायर -1 के बराबर होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो इतना हो गया। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आई स्क्वायर ये -1 हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2i/2 यानी कि ये हो जाएगा -i। अब -i है तो -i कहाँ पर लाई करेगा, नेगेटिव y एक्सेस में, यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका -i है, ठीक है, ठीक है, i है यानी इमेजिनरी एक्सेस में रहेगा, और ये -1 आपका नेगेटिव y एक्सेस में हो जाएगा। तो ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ना ही थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में जो भी नंबर रहते हैं तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an अपॉन an प्लस 1। यहाँ पर an कितना है, an है आपका फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n
और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा n+1 पावर n+1 और अपॉन n+1 फैक्टोरियल। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये कितना हो जाएगा n+1 पावर n अपॉन n पावर n हो जाएगा। और इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1+1/n पावर n हो जाएगा। और ये लिमिट कहाँ कन्वर्ज करती है, ये लिमिट e को कन्वर्ज करती है, तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा वो e के बराबर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका e हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जिसका आर्गुमेंट हमें पता है, तो उस नंबर के बारे में पता करना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मान लीजिए कि r e की पावर i थीटा पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है उसका, तो यहाँ पर जो थीटा है वो आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है, और r मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो जो थीटा है वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है, थीटा रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए पॉइंट है जिसका ये रिप्रेजेंटेशन पोलर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है पी आर थीटा। तो जो थीटा है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल रिप्रेजेंट करता है और ये जो लेंथ है ओरिजिन से ये आपकी आर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जो आर्गूमेंट है वो आपका कितना है, आर्गूमेंट आपका पाई है, मीन्स कि एंगल यहाँ से आके फिर से ये यहाँ पर हो गया। ये पाई होने के लिए आर्गूमेंट क्या होना चाहिए कि वो एलिमेंट को एक्सेस में लाई करना चाहिए। और एक्स एक्सेस में लाई करने का मतलब क्या है कि वाई पार्ट है उसका, जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका ज़ीरो है, और इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो का होने का मतलब कि वो नंबर, ये नंबर क्या हो जाएगी, एक रियल नंबर हो जाएगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से रिलेटेड है। यहाँ पर जो एफ जेड है वो है साइन जेड अपॉन जेड माइनस 3, और ये कहाँ पर सिंगुलरिटी है इसकी, सिंपल पोल है, कहाँ पर सिंपल पोल है एट जेड इक्वल टू 3, यानी ये जो फंक्शन है हर जगह एनालिटिक है एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 3 को छोड़ के हर जगह ये एनालिटिक है। तो अब ये जो हमारा सर्किल दिया हुआ है सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है, और जो ये मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2, ये सर्किल आपका हो गया, ये 1 है और ये 2 है और यहाँ पर कहीं पॉइंट आपका 3 है। तो जो पॉइंट 3 दिया है इस सर्कुलर रीजन में या इस कर्व के बाहर दिया हुआ है, इस कर्व के अंदर हर एक पॉइंट, ये जो सी है जो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2 है जो कर्व दिया है, तो उसके हर एक पॉइंट में उस क्या है, फंक्शन हमेशा एनालिटिक है। और एनालिटिक कहाँ पर नहीं है, पॉइंट 3 पर नहीं है, जेड इक्वल टू 3 पर एनालिटिक नहीं है, और ये पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, इसलिए कॉसी थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू कॉसी थ्योरम से 0 हो जाएगी। कॉसी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये कोई क्लोज्ड कर्व है सी और एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है, जो एनालिटिक है पूरे सी, ये कोई क्लोज्ड कर्व है सी और इसके हर एक इंटीरियर पॉइंट में और सी में बाउंड्री पॉइंट में अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ये आपका कॉसी थ्योरम का रिजल्ट है। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया है एफ जेड साइन जेड अपॉन जेड माइनस 3, ये पूरा का पूरा एनालिटिक है इस सर्कुलर रीजन में, इसकी वजह से इस थ्योरम का यूज़ करके हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन जेड का इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन साइन जेड का। तो ये निकालते हैं हम साइन जेड का जो एक्सपेंशन होता है वो जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल जेड फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस जेड की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस ये साइन जेड का एक्सपेंशन होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये डी हो जाएगा। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको जस्ट आप रिमेंबर रखिए। साइन जेड, कॉस जेड, लॉग जेड, एक्सपोनेंशियल जेड, ये कुछ स्टैंडर्ड सीरीज होती हैं, तो इनका आपको एक्सपेंशन हमेशा याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है और ये नॉन ज़ीरो है विद इन एंड ऑन अ सिंपली क्लोज्ड कंटूर सी, देन पॉइंट गिविंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जेड विल बी लाई। तो ये आपका जो रिज़ल्ट है वो बेस्ड है मिनिमम मॉडुलस थ्योरम पे। मिनिमम मॉडुलस थ्योरम क्या स्टेट करती है कि अगर कोई फंक्शन है, ये कोई कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, ये कोई क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व है सी, अगर इसके इंटीरियर में फंक्शन जीरो नहीं है और इसके बाउंड्री पॉइंट पर जीरो नहीं है सी पर, और सी के इंटीरियर पॉइंट पर अगर फंक्शन जीरो नहीं है, तो इसकी जो मिनिमम मॉडुलस वैल्यू है वो हमेशा बाउंड्री पर मिलेगी। तो ये ऑन द बाउंड्री ऑफ सी, ये रिज़ल्ट है मिनिमम मॉडुलस थ्योरम का कंक्लूज़न है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके फिक्स पॉइंट्स निकालना है। तो फिक्स पॉइंट्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं z इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन z प्लस 1। ठीक है, फिक्स पॉइंट वो होंगे जो इस मैपिंग के थ्रू फिक्स्ड रहते हैं। तो इस रिलेशन से हम फिक्स पॉइंट निकाल सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा z स्क्वायर प्लस z इक्वल टू 3z माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज z स्क्वायर और माइनस 2z और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, z माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो z इक्वल टू 2। इसके कितने फिक्स पॉइंट हो गए, तो यहाँ पर फिक्स पॉइंट की संख्या आ गई है 2, और एक्चुअली में दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर ये पूछता कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता 1। यहाँ पर जस्ट पूछा है कि नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट्स पूछा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि जो फिक्स पॉइंट आ रहे हैं वो हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं 2। तो अगर डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट पूछता तो कितना हो जाता, सिंगल 1 हो जाता, तो उस केस में करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट्स, तो हमारे फिक्स पॉइंट्स कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।